मैं उस्ताद सर। मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपको हमारा अपना लक्ष्य यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है कि ईरान इसराइल पर मंदबुद्धि पाक की खुश नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर खुश होना चाहिए। ऐसे अब इसके रीज़न्स हैं, पर देख लेते हैं वीडियो। आई थिंक वीडियो में भी काफ़ी रीज़न मिलने वाले हैं, फिर इस पर बात करते नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज एक बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है, उस पर जो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार क्या बढ़िया काम किया है। ये वही पाकिस्तानी है जो अभी कुछ दिन पहले ईरान को गालियां दे रहे थे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी टेरिटरी में अटैक करने की, और बाद में जब पाकिस्तान ने ईरान पर रिटेलिएट किया, अटैक किया, तो बड़े खुश हो रहे थे, देखो तुम्हारी औकात क्या है। आज वही फिर ईरान पर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो महीनों में ना इनके दिमाग बदल जाते हैं, इनका इनका जिधर फायदा नजर आता है वो उधर घुस जाते हैं। तो एक तरह से ये दिमागी जो दिवालियापन है वो पाकिस्तानी लगातार दिखाते रहते हैं कि कैसे उनका दिमाग जो है वो अपने फायदे लालच के लिए हमेशा पलटता रहता है, घूमता रहता है। और इसकी झलक उनकी फॉरेन पॉलिसी पर भी दिखती है। तो जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। तो अब इस पर सैयद मुजम्मिल शाह का एक वीडियो आया है और इसका टाइटल है पाकिस्तान डिल्यूजन एंड मिडिल ईस्ट सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को इनकी बात सुननी चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत फैक्चुअल बातें होंगी, लॉजिकल बातें होंगी और पाकिस्तान के माइंडसेट को दिखाने वाली, दर्शाने वाली बातें होंगी। तो चलिए देखते हैं। तो वैसे पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल हैं कि इंटरनेशनल वॉर्स की बात करना बनता नहीं है हमारा, क्योंकि हमारे अपने बैकयार्ड्स पे इतनी वॉर्स मौजूद हैं कि कभी पुलिस और फ़ौज की लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी नोशकी में अटैक हो रहा है और कभी स्टेट टेररिज्म का मुकाबला कर रही है तीनों तरफ से। लेकिन अब मसला ये होता है कि किसी भी आलमी जंग में पाकिस्तान में बहुत से लोग एक साइड पिक करके जिंगोइज़म फैलाना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए फिर बात करनी पड़ जाती है। 2 महीने पहले यही पाकिस्तानी ईरान के अगेंस्ट जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की थी, चूँकि उससे पहले जैश अल-अदल के टारगेट्स पर ईरान ने हमला किया, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि हमसे पंगा ना लें वरना नेस्तो नाबूद कर देंगे, तबाह कर देंगे। हमने तो बजट भी सारा जंगी सामान पे लगा दिया, इसलिए लड़ना नहीं चाहिए हमसे। आज उसी ईरान को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आयरॉनिकली 2 महीने में हमारी इंटरनेशनल आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। ये क्यों हुई है? वो इसीलिए कि ईरान ने हफ्ते की रात को इसराइल पर 350 मिसाइल फायर किए और इन 350 में से चंद ही आयरन डोम को क्रॉस करके इसराइल की टेरिटरी पर गिर सके। बाकी 99% इंटरसेप्ट कर लिए गए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी काफ़ी सेंसिटिव है और वो एयर स्पेस में किसी मिसाइल के पहुंचने से पहले ही उसको शूट डाउन कर देती है। हाँ, अगर नंबर बहुत बड़ा हो तो तब उसकी एक्यूरेसी में फ़र्क आता है, जिस तरह हमास के अटैक के वक्त आया था। तो इसमें से बेशतर जो थे वो ड्रोन्स थे, जिनकी स्पीड बहुत स्लो थी। 8-10 घंटे इसराइली बैठ के इंतज़ार करते रहे कि कब ये यहाँ आकर गिरेंगे, लेकिन वो बहुत आहिस्ता और बहुत सुस्त रवि से आगे चल रहे थे। लेकिन साथ साथ इसमें कुछ हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे, जिनकी रफ़्तार के बारे में कहा जाता है कि वो जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे डबल है और वो 15 से 20 मिनट में ये जो फासला है तकरीबन 1600 मील का इसराइल और ईरान के दरमियान, इसको क्रॉस कर लिया इतने कम टाइम में उन्होंने। तो वो कुछ मिसाइल्स ऐसे थे जिन्होंने क्रॉस किया आयरन डोम को, और बताया गया कि नेवाटेम एयरबेस जो इसराइल में मौजूद है वहाँ कुछ नुकसान पहुँचा, लेकिन कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई। आपके जहन में आ रहा होगा अचानक से ये अटैक क्यों किया? बहुत से देखिए, मैंने फिर कहा, पिछले 1-2 वीडियोज़ में भी मैंने बताए हैं कि सिर्फ आयरन डोम का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसमें डेविड स्लिंग जो उनका लॉन्ग रेंज सिस्टम है, एरो है जो मीडियम रेंज सिस्टम है, मतलब ये दोनों मिला के लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज करते हैं। आयरन डोम जो है वो बिल्कुल शॉर्ट रेंज के लिए, कि बिल्कुल पास में आ जाए, उन दोनों से बच के तब करते हैं। और जिस एयरबेस पे मिसाइलें गिरी हैं, थोड़ा मोड़ा नुकसान हुआ है, बहुत मतलब वो क्या कहें, ना के बराबर नुकसान है। बट हाँ, ये है कि इजराइल जवाब देगा, इजराइल जवाब देगा। बहुत से पाकिस्तानियों को ये बताया गया है, या फिर वो ख़ुद ही ये डिलूजन पाल कर बैठ गए हैं कि फ़लस्तीन में जो इसराइल की तरफ से अट्रॉसिटीज़ की जा रही हैं, दरअसल उसका बदला लेने के लिए ईरान को अब होश आ गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ डिलूजन एज़ ऑलवेज़। और उसकी वजह यह है कि ईरान ने सिर्फ अपनी टेरिटरी पे अटैक का बदला लिया है। उनकी टेरिटरी पे अटैक कैसे हो गया? वो ऐसे हुआ कि दमास्कस में
जो एम्बेसी थी ईरान की, 1 अप्रैल को इसराइल ने उसको टारगेट किया। वहाँ पर 7 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई और IRGC के लोग, जो कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो फोर्स है उनकी, उसके लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसमें बहुत एक प्रोमिनेंट जो उनके कमांडर थे, ब्रिगेडियर जनरल रज़ा ज़ाहिदी, उनकी कैजुअल्टी भी रिपोर्ट की गई। तो इसका बदला लेने के लिए ईरान ने यह फ़ैसला किया कि अब बहुत हो चुका है, क्योंकि पहले इसराइली पॉलिसी ये थी कि जो प्रॉक्सीज़ थी ईरान की, उनको टारगेट किया करते थे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 99.99% पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि इजराइल पर ईरान ने अटैक इसलिए किया है क्योंकि इजराइल जो है वो गाजा में फिलिस्तीनियों को मार रहा है। ये 100% फेक न्यूज है। इस चीज से बाहर निकलिए, मिस इंफॉर्मेशन है। देखिए, इतना टाइम हो गया इजराइल को अटैक किए हुए गाजा पर। जो हमास वाले हैं उनके मुताबिक 40,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं इसमें। तो अब तक होश नहीं आया था ईरान को। ईरान को अभी क्यों होश आया? तो असली खबर यही है कि चूंकि दमास्कस में, जो कि सीरिया में है, वहां पर एम्बेसी के, अब एम्बेसी पे एग्जैक्टली कहें या क्या कहें, मतलब एम्बेसी पे ही कह सकते हैं, वहां पर अटैक किया और वहां पर ये ईरानी जनरल मारे गए। जिसके बाद जिसका बदला ईरान ने लिया है, ये फिलिस्तीन का बदला नहीं है, या ये फिलिस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए अटैक नहीं किया गया है। चूंकि ईरान ने इसे अपने आप पर अटैक माना क्या, अगर उसकी एम्बेसी पर कोई अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है कि उस पर अटैक है। उसका बदला लेने के लिए, उसके रिटेलिएशन में इन्होंने इजराइल पर फायर किया। इसका फिलिस्तीन से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी ये बात समझेंगे नहीं। उनको लगता है कि ओ ईरान ने हिम्मत दिखाई है, अब देखो इजराइल पे किया। भाई नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है फिलिस्तीन से। ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अटैक हुआ है। इसका कोई फिलिस्तीन कनेक्शन नहीं है। यह समझना पड़ेगा पाकिस्तानियों को। लेकिन मंदबुद्धि पाकिस्तानी क्या करें? या फिर छुप छुपा कर, या स्टिंग ऑपरेशन से, या इस तरह के वाक़यात में किसी साइंटिस्ट को असैसिनेट कर देना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा होता था, या फिर इसराइल के किसी जर्नल को टारगेट करना US की तरफ से, जैसे सुलेमानी को 2020 में किया गया था। ऐसे वाक़यात हुआ करते थे। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बहुत ही कम हुई है। लेकिन अब आकर हमने देखा कि डायरेक्टली एम्बेसी पे अटैक कर दिया, जो कि फ़ॉरेन सॉयल के लिहाज से कंसीडर की जाती है और वो टेरिटरी एक लिहाज से इनवॉयलेबल होती है। तो इसके बाद ये अटैक सामने आया। और अगर आपको ये लगता है कि इस अटैक का पहले अमेरिका को या UK को या फिर जो इसराइली आर्मी है, IDF है, उनको इल्म नहीं था, ये भी गलत है। तकरीबन 72 घंटे पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि हम अटैक करेंगे। और यही ये बताता है कि असल में पर्पज़ ये नहीं था कि वहाँ पर लोगों को मारना है या फिर जंग का आगाज़ करना है, बल्कि इंटिमिडेट करने का पर्पज़ था। और जो इससे पहले वाक़यात इसराइल ने किया ईरान के अगेंस्ट, उसको बराबर करने का पर्पस था, जिसको हम एक लिहाज से कहते हैं कि रिजम्पशन ऑफ ऑनर, कि जो आपका मोराल होता है उसको आप रिज्यूम करते हैं और एक स्टेलमेट की पोजीशन पे पहुंचते हैं, अवेंज करते हैं, बदला लेते हैं। तो ये सब होने के बाद इससे पहले हिजबुल्लाह को जो हथियार बांटा करता था ईरान, उसको रोकने के लिए इसराइल कार्रवाइयाँ करता रहा। लेकिन ये एम्बेसी के अटैक के बाद ईरान काफ़ी इंस्टिगेट हुआ और उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया। साथ साथ ये कि 1973 की योम किप्पूर वॉर, जिसमें इसराइल की जो होली नाइट थी उस पर अटैक किया था अरब अलाइंस ने, उसके बाद ये पहला हमला है जो कि बाहर किसी और मुल्क की तरफ से किया गया इतने लंबे अरसे के बाद। तो ऐसा नहीं है कि इसराइल एक्सपोज नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है उससे उनको नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ही बताया जा रहा है कि एक रात में $1.3 बिलियन का नुकसान हुआ है इसराइल को। यानी कि तकरीबन $1.5 अरब लगे हैं ईरान के ये 350 मिसाइल्स को रोकने के लिए इसराइल के, जो कि बहुत हैवी कॉस्ट है। और ये आपको बताता है कि अगर ह्यूमन कॉस्ट नहीं लगी इसमें तो कैपिटल बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। साथ साथ एक हैरानकुन चीज़ जो बहुत से पाकिस्तानियों को भी काफ़ी हैरत का शिकार कर रही है, वो ये है कि जॉर्डन की तरफ से अपनी टेरिटरी से जो मिसाइल फायर किए गए थे ईरान की तरफ से, उनको स्ट्राइक डाउन किया गया है। अब बहुत से लोगों ने पूछा कि वो तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ ऐसा क्यों हुआ है? लेकिन जो ये सवाल करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी कम होती है क्योंकि वो समझते नहीं हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो आइडियोलॉजिकली नहीं चलता, उसकी यार्डस्टिक ताकत होती है और पावर होती है।
इसीलिए जॉर्डन ने भी इस स्टेज के ऊपर असल में इसराइल का साथ दिया। अमेरिका भी बहुत से मिसाइल्स को शूट डाउन करने के लिए अपनी एयरफोर्स भेज चुका था और अपना जो टेक्नोलॉजिकल जो जगरनॉट्स हैं उनके उसको इस्तेमाल कर रहा था। इसके साथ साथ यूके भी मदद को आ गया, फ्रांस भी मदद को आ गया। तो दोबारा से एक यूनिटी जो कि पैलेस्तीन इशू के ऊपर थोड़ी डिसइंटीग्रेट होती हुई दिखाई दे रही थी, वो रिडीम हो गई इस सारे वाक़ये के बाद। इनफैक्ट सऊदी अरब ने भी साथ दिया। सऊदी अरब ने भी साथ दिया है ईरान के स्ट्राइक को रिटेलिएट करने में, इजराइल का साथ दिया है। मैं फिर कहता हूं, पाकिस्तानीज बड़े मंदबुद्धि होते हैं। उनको लगता है कि वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, तो हर चीज में साथ में। नहीं, यहां पर इस्लाम और मुसलमान सेकेंडरी चीज है। वो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी कंट्री, हमारे देश के लिए क्या फायदेमंद है। और ईरान और सऊदी अरब तो वैसे ही आपको पता है, ठीक है, अभी बीच में थोड़ा पैचअप करने का मामला हुआ था, लेकिन फिर से वो दूरियां तो हैं ही ना, दूरियां तो हैं, क्योंकि एक शिया मुल्क है, एक सुन्नी मुल्क है। और ये शुरू से हम जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब में नहीं पड़ती आपस में। तो सऊदी अरब ने भी शूट डाउन करने में मदद की है इजराइल की। अब आप चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, सब अपना फायदा देखते हैं। सब पाकिस्तान की तरह या पाकिस्तानियों की तरह बेवकूफ नहीं होते कि किसी और के फटे में टांग अड़ा के अपनी तबाही बर्बादी कर लेते हैं। साथ साथ ये कि इससे पहले हमें मालूम है कि जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, ये इसराइल के ख़िलाफ़ हमले तो करती रही हैं। इसराइल भी इनको रिस्पॉन्ड करता रहा है, लेकिन अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का जो ख़तरा है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे बढ़ चुका है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो लबनान में अगर हम जाएं तो वहाँ हिजबुल्लाह मौजूद है, जिसको ईरान फ़ंड करता है हैविली। साथ साथ अगर यमन में जो इंटरनल क्राइसिस रहा है उसकी हम बात करें तो वहाँ जो हूतीज़ हैं, जिनको उर्दू में हौसी बागी भी कहते हैं, उनको ईरान सपोर्ट करता आया, हथियार देता आया, पैसे देता आया। साथ साथ जो इराक़ के अंदर प्रो ईरान मिलिशियाज़ हैं, उनको ईरान वेपन सपोर्ट करता है और साथ पैसे देता है। और साथ गाज़ा के अंदर तो आपको मालूम ही है कि हमास को भी एक बड़ा जो चंक है उनकी सपोर्ट का, वो ईरान से आता है, चाहे वो मिसाइल्स की फॉर्म में हो, कैपिटल की फॉर्म में हो, रिसोर्स की फॉर्म में हो। तो ये 3-4 जो ईरानियन नेट है प्रॉक्सीज़ का, ये एंटी इसराइल तो काम करता रहा है, लेकिन अब ईरानियन स्टेट डायरेक्टली भी इसराइल को अटैक कर रही है, विच इज़ अ बिग डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल स्टेज। तो साथ साथ ये कि इस सूरत हाल के ऊपर बहुत से लोगों ने पाकिस्तान के अंदर भी ये आर्गूमेंट किया कि हमें शर्म आनी चाहिए और ईरान जैसे मुल्क ने बदला ले लिया लेकिन हमसे कुछ ना हो सका। तो पहली बात यह है कि आपका पहला आर्गूमेंट ही गलत है कि फ़लस्तीन का बदला लिया, नहीं लिया। दूसरी चीज़ ये है कि आप दो रोग स्टेट्स क्यों कह रहा हूँ कि पहली स्टेट है इसराइल, जो कि बेसिकली तो जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसके लिहाज से भी किसी मुआहदे को नहीं मानती। दूसरी बात यह कि वो जेनोसाइड कमिट कर चुके हैं, तकरीबन 35 से 40 हज़ार लोगों को मार चुके हैं इस स्टेज के ऊपर। और दूसरी रोग स्टेट है वो है ईरान। अगर इनमें से आप कोई एक साइड पिक कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फेल हो चुके हैं, ना आपने रिसर्च की है, ना आपने देखा है कि इसमें से किसी एक साइड को पिक करना मॉरल हाई ग्राउंड है या नहीं है। खैर, इस पे हम आखिर में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले देखिए, मोरल हाई ग्राउंड का क्या है? मोरल हाई ग्राउंड से कुछ नहीं होता। होना वही होता है जो दुनिया में चल रहा है। अगर पाकिस्तानी ईरान की साइड ले रहे हैं, वेल इनफ। अगर इंडियंस इजराइल की साइड ले रहे हैं, वेल इनफ। सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबके अपने अपने मोटो हैं। देखना यह होता है कि आगे चलकर 5 साल बाद, 10 साल बाद फायदा किसका है, नुकसान किसका है, किस देश का फायदा हो रहा है, किस देश का नुकसान हो रहा है, और उस हिसाब से आपके इक्वेशन बनते हैं। हमारे संबंध ईरान से भी अच्छे हैं, हमारे संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं, तो हमने तो इसमें पढ़ना ही नहीं है। आप लड़ते रहो भाई, आपस में लड़ो। हमें जहां पे जरूरत लगेगी कि हमें इजराइल की मदद करनी है, हम इजराइल की भी मदद कर देंगे। हमें जहां जरूरत लगेगी कि हमें ईरान की मदद करनी है, मदद मिलिट्रली नहीं। अगर इजराइल में लोगों को खाने पीने की दिक्कत होगी, भारत मदद करते, जैसे हम गाजा में भी करते हैं। मेडिकल एड, खाने पीने की चीजें, स्कूल्स, रीडेवलपमेंट हम कर देंगे। लड़ाई में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे।
और जब बात आएगी यूएन में वोट करने की, तो जहां पे हम देखेंगे कि भाई ईरान के पक्ष में वोट करना चाहिए, वहां पे हम ईरान के पक्ष में वोट करेंगे। जहां पे हमें देखना चाहिए कि इजराइल के पक्ष में हमें वोट करना, तो हम इजराइल के पक्ष में ही वोट करेंगे। हमारी क्लियर नीति है, हम नॉन अलायंस वाले आदमी हैं, हम किसी एक के पक्ष में नहीं जाएंगे। हम हमेशा वहां पे ह्यूमैनिटी देखेंगे, हम हमेशा वहां पे अपना फ्यूचर देखेंगे और अपने देश का फायदा देखेंगे। बाकी जाए भाड़ा। जो ये मुद्दा है कि पाकिस्तान क्यों नहीं सपोर्ट कर सका इस तरह से, या इसराइल को अटैक नहीं कर सका, उसका जवाब दरअसल ये है कि ईरान के ऊपर तो पहले ही सैंक्शंस पूरी दुनिया से लगी हुई हैं, उनको तो किसी पाबंदी का ख़तरा ही नहीं है। ईरान इनफैक्ट 2022 तक सबसे हैविली सैंक्शनड कंट्री था, जिसको पाबंदियों का सामना था वेस्टर्न नेशन से, यूएस से, यूके से, इसके अलावा यूएनओ से और ईयू से। तो अगर उनके ऊपर पहले ही इतनी पाबंदियां हैं कि वो कोई भी एक्ट कर ही नहीं सकते इंटरनेशनल स्टेज पे लीगली, तो फिर उनके पास कुछ लूज़ करने के लिए है ही नहीं। अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क को कहते हैं कि हम जाके हमलावर हो जाएं किसी और मुल्क के ऊपर, तो हमारे स्टेक्स कितने बड़े हैं, क्या आपको इस बात का इल्म है? अगर बात की जाए पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है ईयू के साथ, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बाहर जाती हैं, वो तकरीबन $10 बिलियन की एक्सपोर्ट्स बनती हैं, जो कि 30% ऑफ द इंटायर एक्सपोर्ट्स का चंक है पाकिस्तान का। इसके साथ साथ पाकिस्तान को वो जहाँ GSP+ स्टेटस मिलता है, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, उसके तहत बहुत सी प्रोडक्ट्स आप EU में भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जितने बेल आउट्स लेते हैं IMF से, वो अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर पास ही नहीं हो सकते, आपका मुल्क चल ही नहीं सकता। तो आप किस तरह से अपने आप को ईरान जैसी स्टेट से कंपेयर करते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सैंक्शंस के अंदर ज़िंदा है, जिसने अपने शहरियों का गला घोंटा हुआ है अपनी आइडियोलॉजी की वजह से, और दूसरी तरफ इसराइल है जो कि एट्रॉसिटीज़ कमिट कर रहा है। तो बात यह है कि अगर आपने ईरान से कंपैरिजन करना है तो फिर सैंक्शंस लगवा लें, उसके बाद जो करना है कर लें। ये लोग ये नहीं समझते कि हमारे स्टेक्स कितने हाई हैं, ये आइडियोलॉजी की बात ही नहीं है। अगर आइडियोलॉजी का मसला होता तो दुनिया में कितने अरबों मुसलमान हैं, वो सब एक स्टेज पर क्यों नहीं आते? या क्यों जो अलाइंसेस हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की, वो एक्ट नहीं करती जॉइंटली इसराइल के ख़िलाफ़? इसीलिए नहीं करती कि हर किसी के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं। ये आपसे हज़म होता है या नहीं, लेकिन सच सिर्फ यही है। ये मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। इसके साथ साथ ये कि हमने ये देखा है कि इस तरह के अटैक्स पहले भी हो चुके हैं। IRGC के कमांडर सैयद रज़ा मौसवी 2023 के अंदर दिसंबर में उनको निशाना बनाया गया था, और तब भी ईरान की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। इसके अलावा 2019 के अंदर हमने ये देखा कि ईरान की तरफ से जो गोलन हाइट्स हैं, जो इसराइल कंट्रोल करता है, वहाँ पर एक मैसिव अटैक हुआ, रॉकेट फायर किए गए। तो ये चपकलिश जो है ये काफ़ी पहले से दिखाई दे रही है, सिर्फ इंटेंसिफाई हुई है, और तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सैंक्शंस की जो मैं बात कर रहा था, उसमें 1979 में पहली सैंक्शन लगी, और जो US एम्बेसी थी तेहरान में, उसके ऊपर अटैक होता है, स्टूडेंट्स अटैक कर देते हैं। इस पर मूवी भी एक मौजूद है, आर्गो नाम है उसका गालिबन। साथ साथ ये कि 1995 में बिल क्लिंटन की तरफ से सैंक्शंस लगाई गई। 2018 के अंदर जो सैंक्शंस लगी उसमें मिसाइल प्रोग्राम को बैन किया गया, प्रोलिफरेशन को बैन किया गया, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बैन किया गया। 2019 के अंदर ईरान से किसी भी किस्म की तेल ख़रीदने की परचेज़, ऑयल परचेज़, या फिर किसी भी किस्म की ट्रेड करने पे पाबंदी लगाई गई अमेरिका की तरफ से। साथ साथ ये कि आप उनसे ना हथियार ख़रीद सकते हैं, ना उन्हें हथियार बेच सकते हैं। UN की सैंक्शंस की बात करें तो रेजोल्यूशन 1696 मौजूद है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चला सकता। साथ साथ 1737 मौजूद है, कोई टेक्नोलॉजी ईरान किसी को सप्लाई नहीं कर सकता। 1747 मौजूद है जो कहती है कि आर्म्स एम्बार्गो है ईरान के ऊपर, और दुनिया में जहाँ भी ईरान के कोई एसेट्स हैं उनको फ्रीज़ कर दिया जाए। ये UN की सैंक्शंस की बात कर रहा हूँ। साथ साथ EU ने तमाम एसेट्स ईरान के फ्रीज़ कर रखे हैं, और ट्रेड और किसी भी किस्म का तेल ख़रीदने पे बैन लगा रखा है। अब ये सारी सैंक्शन को देखते हुए क्या आप कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान जैसी स्टेट के साथ ईरान को, जो कि इंटरनेशनल ऑर्डर का अब भी हिस्सा है, जो कि अब भी IMF के प्रोग्राम्स को मुकम्मल करना चाहता है, जो अब भी UN की तमाम रेजोल्यूशंस पे अमल करना चाहता है, करता है या नहीं वो और बात है। तो इंटरनेशनल ऑर्डर में रहने वाली एक रियासत का पहली बात यह है कि रोग स्टेट से कोई कंपैरिजन नहीं होता। साथ साथ ये कि ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, चूँकि आप एक साइड पे करना ही चाहते हैं हमेशा कि इनमें से एक बेहतर है, दूसरी जो है वो हम उसका इंतखाब नहीं करेंगे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि ईरान वो रियासत है जहाँ पर लीगल एज ऑफ मैरिज ख़वातीन की सिर्फ 13 साल है। एक साल में तकरीबन 30,000 ख़वातीन की ऑन एवरेज शादी वहाँ पे 18 साल से कम उम्र की होती है। चाइल्ड ब्राइड्स का कल्चर ईरान ने प्रमोट किया हुआ है अपने मुल्क के अंदर। साथ साथ ये कि 2022 में
मासा अमीनी वाले जो एहतजाज थे जिसको पुलिस कस्टडी में मारा गया, तकरीबन 582 अफराद को ईरान ने एग्जीक्यूट कर दिया प्रोटेस्ट करने के जुल्म में। इसके साथ साथ ये कि वहाँ पर फेस रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी से सर्वेलेंस की जाती है। साथ साथ ये कि 300 लोगों को 2019 के एहतजाज करने के नतीजे में फांसी पे चढ़ा दिया गया कि आपने एहतजाज किया क्यों। यहाँ पर तो 9 मई को अभी रोया जा रहा है ना, जिसके ऊपर स्टेट डायरेक्टली किसी एक बंदे को भी अब तक मार नहीं सकी। ईरान के अंदर एक साल के अंदर 500-600 लोगों को फांसी पे चढ़ा देना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन को असर्ट किया है, ये बहुत नॉर्मल काम हो चुका है। फिर भी अगर आपने सपोर्ट करना ज़रूर कीजिए। इसके अलावा 1988 का जो मैसेकर था वो तो अनप्रेसिडेंटेड है, जिसमें तकरीबन 25,000 लोगों को मार दिया था। ये भी आप पढ़ सकते हैं कि इसकी वजूहत क्या थी और कितनी ड्रैकोनियन स्टेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। साथ साथ वहाँ पे ना आप गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना वहाँ पे यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, विकीपीडिया, BBC सब बैंड है। ख़वातीन मुल्क छोड़ने के लिए भी अपने खावन की परमिशन के बगैर जा नहीं सकती। इसके साथ साथ ये कि वहाँ पर जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, जो बहाईज़ हैं, बहाई कम्युनिटी के साथ वहाँ क्या कुछ होता है कि वहाँ कब्रिस्तान में आम दफन भी नहीं कर सकते उनकी लाश को। वही सूरत हाल जो हमने यहाँ अहमदियों के लिए फैलाई हुई है। तो ये सारा कुछ देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल कर रहा है या जो बड़ा ह्यूमन राइट्स के लिए खड़ा हुआ है? हर उस रियासत को आप इस लिहाज से जज कीजिए कि वो अपने शहरियों के साथ कैसी है, उसके बाद सपोर्ट करें उसको। इंटरनेशनल सेक्टर के ऊपर तो आप कह ही नहीं सकते ना कि वहाँ पर जो भी कोई मुल्क कर रहा है वो मॉरल है या इमोरल है, क्योंकि वहाँ तो एक लिहाज से एनार्की मौजूद है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, बल्कि अगर आप रियलिस्ट पैराडाइम को पढ़ें इंटरनेशनल थ्योरी में, या न्यू रियलिस्ट पैराडाइम को पढ़ें, किसी हद तक कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम को भी पढ़ लें, लिबरल ऑर्डर को पढ़ लें, तो वो ये बात को मानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर में एनार्की है। एनार्की का मतलब वो नहीं है जो उर्दू वाली एनार्की होती है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर द वर्ल्ड लैक्स अ सुप्रीम अथॉरिटी, कि दुनिया में आलमी हुकूमत ऐसी कोई नहीं है जो कोई जुर्म करने के ऊपर आपको सैंक्शन कर देगी। अब आप UN की बात करेंगे तो वहाँ भी सिक्योरिटी काउंसिल सिर्फ 5 लोगों को रिकग्नाइज करती है, 5 कंट्रीज़ को। इसके अलावा किसी की कोई औकात नहीं है। कितनी सैंक्शंस की अपीलें की गई दुनिया की तरफ से, ब्राज़ील ने की और लोगों ने की। इसराइल के अगेंस्ट कुछ नहीं हो सका क्योंकि US का वीटो मौजूद है। साथ साथ ये कि अगर हम ये देखें कि दुनिया में जो कोई कोर्ट्स का निज़ाम होता है, जुडिशल निज़ाम है, वहाँ पर भी आपको ICJ मिलती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो असल में बाइंडिंग है ही नहीं। 2 ममालिक ने अगर अग्री किया फिर उनके ऊपर सैंक्शन लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि अनार्की तो मौजूद है। इस पे हांस मोर्गेंथो जो रियलिस्ट थेरिस्ट है, उसने कहा था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर विच इज़ यूनिवर्सल इन टाइम एंड स्पेस, कि आलमी जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल फॉर पावर है। मैकियावेली ने भी यही कहा कि दरअसल ह्यूमन नेचर ही डीपली फ्लॉड है और वो पावर के पीछे जाती है और वो ताकत का हसूल चाहती है और अखलाकियात को नहीं देखती। तो इसी का रिफ्लेक्शन आलमी निज़ाम हुकूमत भी है। कंस्ट्रक्टिविज्म भी यही है कि जो आप इंटरनेशनल ऑर्डर की अनार्की को बना लेंगे वो बन जाएगी। तो दरअसल ये सब्जेक्टिव अथॉरिटी है। पाकिस्तान क्यों चीन के अंदर होने वाली एट्रॉसिटीज़ पे बात नहीं कर सकता अगर ये सारी आइडियोलॉजी की बात हो रही है? इसीलिए कि वहाँ पर पावर एग्जिस्ट करती है हमारे लिए। इसीलिए हम कश्मीर पे तो रो लेते हैं लेकिन वहाँ की बात नहीं करते, यमन की बात नहीं करते जहाँ पे सऊदीज़ गिल्टी हैं, क्योंकि वहाँ भी हमें ताकत चाहिए। तो इसीलिए इस सारी गुफ्तगू का पर्पज़ ये है कि आप इस डिलूजन से निकलें कि हमने एक साइड पिक करनी है ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर इंटरनेशनली कोई कॉपरेट कर ही नहीं रहा। दूसरी चीज़ ये है कि गल्फ़ में होने वाली वॉर्स से गोइंग फॉरवर्ड हमें दूर रहना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अब मुमकिन तौर पे इसराइल भी इसको रिस्पॉन्ड करेगा। कहा यह जा रहा है कि शायद ऐसी टेरिटरीज़ जहाँ हिज़्बुल्लाह के ठिकाने मौजूद हैं वहाँ इसराइल अटैक करेगा, और आज भी उनकी वॉर कैबिनेट का इजलास हुआ है और वो सोच रहे हैं इस पर कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अगर ऐसा होता है तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फुल स्केल वॉर बिटवीन ईरान एंड इसराइल इन फ्यूचर, बट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज़ बीइंग डन इन द मिडल ईस्ट, क्योंकि हमारे ये किसी इंटरेस्ट में नहीं है। इससे पहले भी हमने, चाहे वो अफ़गान जंग हो या सऊदीज़ की तरफ से जो हमें जंग में बहुत दफ़ा झोंका गया, उसको सपोर्ट कर दिया, हमेशा नुकसान उठाया। तो पाकिस्तान का काम यह है कि इस वॉर के अंदर बिल्कुल न्यूट्रलिटी क्लेम करे, और साथ साथ जो इस मुल्क के अंदर जिंगोइस्टिक बैठे हुए हैं लोग जो वॉर को बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनसे सवाल करें कि 2 महीने पहले ईरान बुरा क्यों था, और अब आकर अगर आप ईरानियन स्टेट को बेहतर कह रहे हैं तो उसके अंदर इतनी फांसियाँ दी जा रही हैं जितनी सऊदी और इसराइल में भी नहीं दी जाती। तो क्या वो अपने शहरियों के लिए एक अच्छी रियासत है? ये सवाल ज़रूर करें और उसके बाद किसी को सपोर्ट करें। थैंक यू।
तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और हमेशा की तरह जैसा मुझे उम्मीद थी सैयद मुजम्मिल ने बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है, लॉजिकल बात की है और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के फायदे की बात की है। दो चीजें इन्होंने बिल्कुल क्लियर करी। पहली कि इस लड़ाई को फेथ से मत जोड़िए, यानी कि रिलीजन से मत जोड़िए। ये लड़ाई रिलीजियस नहीं है और अगर आप रिलीजियस जोड़ते हैं तो आप नुकसान में रहेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि इतिहास से सबक लीजिए, दूसरों की लड़ाइयों में आप टांग मत अड़ाइए, फड्डे में मत फंसिए, दूसरी की लड़ाइयों को अपनी लड़ाई मत बनाइए, पाकिस्तान का सोचिए। और ये दोनों बहुत अहम पॉइंट हैं। अगर पाकिस्तान को अपने आप को डेवलप करना है, पाकिस्तान को अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है, तो पाकिस्तान को सिर्फ अपने पर फोकस करना होगा, ना कि इजराइल पे, ना कि फिलिस्तीन पे, ना कि मिडिल ईस्ट में, ना कि गल्फ में, बिल्कुल भी नहीं। और अगर अफगानिस्तान वाली या बाकी जो हैं वो गलती दोबारा करते हैं पाकिस्तानी अगर इजराइल ईरान या इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, हमास के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसमें पड़ते हैं तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को आने वाले भविष्य में भुगतना पड़ेगा। अब इसको आप चाहे इसको रिलीजियस ले लें कि हम कुछ भी हो जाए उससे क्या हुआ, हम सह लेंगे, सब कर लेंगे, इसको अक्लमंदी नहीं कहते हैं, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। और ये बात सैयद मुजम्मिल की बातों से आप लोगों को इस बात का एहसास हो गया होगा। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा पाकिस्तानी होगा, जो चीज़ों को एनालाइज करना जानता होगा, जो सिचुएशन को समझता होगा कि इसके रिपरकशन क्या होंगे, इसके इफेक्ट क्या होंगे, वो समझ जाएगा कि सैयद मुजम्मिल ने बिल्कुल सही पॉइंट्स बताए। मैं एक इंडियन हूं, लेकिन मैं भी सैयद मुजम्मिल की बातों से अग्री करता हूं जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने कही है, इस पूरे सिनेरियो के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो आम पाकिस्तानियों में है। वो जो जिंगोइज्म की बात कही है ना, वो एक सेकंड में पाला बदल लेते हैं। आज उनको लग रहा है कि इस्लाम का बहुत बड़ा काम कर दिया ईरान ने इजराइल पर अटैक करके। ये बात है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो जब इजराइल ने हमास पर अटैक शुरू किया था तभी ईरान ने अटैक कर देना था, या तभी ईरान ने मोर्चा खोल देना था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस बात को महीनों बीत चुके हैं, लेकिन ये पाकिस्तानियों के दिमाग में ये बात घुसती नहीं। समझिए ऐसा क्यों नहीं हुआ था। और अभी ईरान ने क्यों अटैक किया? क्योंकि उसके एसेट पर हमला किया गया था। और ये सैयद मुजम्मिल ने भी कहा कि इसका कोई फिलिस्तीन से कोई इसका कनेक्शन नहीं। लेकिन पाकिस्तानी जिंगोइज्म में लगे हुए हैं, हाँ देखा ये है इस्लाम की ताकत। तो भैया ये सब कुछ नहीं है, ये सब दूसरी चीजें हैं। आप लोग इसको दूसरा रंग दे रहे हैं। जैसे वो यूएई में मंदिर बना तो जी देखो तूफान आ गया, बारिश आ गई, अरे देखो सब अजाब गिर गया ऊपर वाले का। कोई कनेक्शन नहीं है इसका। हाँ, जो मौलाना हैं, जो मौलवी हैं और जो लोग उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया चूर्ण है, सबसे बढ़िया अफीम है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने बोला लोग विश्वास कर लेंगे, हाँ हाँ देखो 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 देखो। लेकिन लोग उसके आगे नहीं सोचते, लोग फ्यूचर नहीं सोचते, लोग एनालाइज नहीं करते। शतरंज का जो गेम होता है ना, उसमें चालों को एनालाइज किया जाता है कि सामने वाले ने एक चाल चली है, फिर मैं ये चलूंगा, फिर वो ये चल सकता है, ये ऑप्शन है उसके पास, वो जब चलेगा तो मेरे ऑप्शंस क्या क्या होंगे। और ये आगे के 50-100 चालों तक सोचा जाता है। तो जो जियोपॉलिटिक्स होती है, जो लड़ाइयां होती हैं, उनमें ये सारी चीजें होती हैं। 50-50, 100-100 कदमों के बारे में सोचा जाता है, उस पर डिस्कस किया जाता है। जो वॉर कैबिनेट की इजराइल की बैठक हो रही थी, वो क्या कर रहे होंगे? इस बात पे थोड़ी चर्चा हो रही होगी चलो हमला कर देते, नहीं। इस बात पे चर्चा होगी कि हम हमला करेंगे तो हम यहां करेंगे, तो उसके बदले में ईरान क्या कर सकता है, फिर ईरान का उस कदमों का उनका जवाब हमारे पास क्या होगा। ये सारी चर्चाएं होती हैं और तब जाकर एक प्लान तैयार होता है। लेकिन पाकिस्तानी को लगता है ओह घोड़े पर बैठे, तलवार निकाली और चल दी। अरे जमाने गए भाई साहब। आप कमेंट करके बताएं आप सैयद मुजम्मिल की बातों से कितना सहमत हैं, चाहे आप भारत में हो चाहे आप पाकिस्तान में हो, कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। मुजम्मिल भाई ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया
और एक बात लोग सारे इधर बड़ी क्लियर कट कर दी, उन्होंने कहा सच है या झूठ है, हम इसको नहीं देखना, हम देखना कि हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के लिए सबसे बेहतर कौन है। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना, क्लियर कट बोला कि हम तो वो काम करेंगे जो हमारे मुल्क के लोगों और हमारे इंडिया के लिए बेहतर होगा। सच है, इसका दूसरा मतलब ये निकलता है चाहे वो सच्चा है या झूठा है, हम उसी को सपोर्ट करेंगे जो मतलब कि हमारी कंट्री के लिए बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान और ऑब्वियसली इजराइल इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। अब वो जालिम है, झूठा है, गंदा है, जो भी है वो सही है। तो मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को ये सारे दिमाग ख़राब है पाकिस्तानियों का ही, जो मुस्लिम करते हैं। अब देखें जॉर्डन ने रोका कुछ मतलब ईरान के जो है मतलब के मिसाइल ड्रोन्स, कुछ मदद की अपना सऊदी अरब ने भी। पाकिस्तान को कीड़ा है मुस्लिम करने का, बाकी किसी को कोई कीड़ा नहीं है। वो बेगैरत हो चुके हैं, बेगैरत हम तुम भी गैरतमंद हो नहीं। देखिए कि हम कि हर चीज की नहीं, तुम गैरतमंद हो, पहले इकसाम अपनी होती है, जवाब मुख्तलिफ टाइप होती हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ तुम गैरतमंद हो। जो हम पाकिस्तानी है ना, हम ऐसे बेगैरत, लेकिन हम और टाइप के हैं। लेकिन जो सऊदी अब वो टाइप्स खुदा के लिए बता दो, टाइप्स कौन सी हैं, किस लिहाज से बेगैरत होते हैं। देखें कि हम जो है ना, कोई ठंडा बेगैरत होता है, कोई सीट ठंडा बेगैरत होता है, कोई -70 पर ठंडा बेगैरत होता है, कोई -200 नहीं, पर ये ठंडा। और नई किस्म का बेगैरत है जो हम यार क्या बार बार अल्फाज बुलवा रहे हो। यानी कि जो देखें कि पाकिस्तान फिर भी कहता है यार चलें कहीं भी जो है ना मुस्लिम भाई भाई, और हकीकत भी भाई भाई हैं, को समझे ना समझे भाई हैं भाई भाई। लेकिन जो सऊदी अरेबिया उसका जो प्रेसिडेंट है जो भी है मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट नहीं होता उधर, शहजादा होता है। शहजादा कौन से शहजादे हैं, उल्लू करता भेड़ें बकरियां चला और आज शहजादे बन गए हैं। यार कैसा रब का कहर है, दुनिया बेवकूफ है। वो जो आज तक ऊँटे चराते रहे उनको आज शहजादे बोलने लग गया एक तीन आने पर सिर्फ। 1920 में इनकी पिक्स मेरे पास है, 1920 से पहले की, 1914-15 की। तो सारे ही जो पता ही नहीं चलता, जिसम पर कपड़े कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, अपना ऊँटों के पीछे भाग रहे हैं और बकरियां भेड़ बकरियां रखी हुई हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं। और आज शहजादे कहलवाते हैं। ये वाकई में ही थे, बद्दू ही थे। बद्दू बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये बद्दू आज चौधरी हैं सब आयल की वजह से। और ईमान शिकुनी की दुनिया में कोई बिल्डिंगा बनाना शुरू कर दिया किसने। देखें यार ये अजीब सी साइको है कि उन्होंने लोगों को साइंस की तरफ लेकर जाने की बजाय उन्होंने लोगों को टूरिज्म की तरफ ले अपने मुल्क को ध्यान करवा दिया। ठीक है, टूरिज्म से पैसा है, लेकिन इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे का मतलब यह है कि आप किसी को टक्कर नहीं दे सकते। अब इजराइल है, उधर टूरिज्म तो जाते ही है, लेकिन उन्होंने कौन सी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई है, कौन सी अपनी दुनिया का अजीबो गरीब को बिल्डिंग बना दी हो, लेकिन उन्होंने स्टडी पर फोकस किया। और आज मैं कहता हूँ 10 भी सऊदी अरब जैसे मुल्क आ जाए तो वो कल्ला टक्कर दे सकता है अकेला। अच्छा देखिए कितनी बड़ी बगैरती है कि ईरान कुछ हिम्मत कर रहा है और दूसरी कंट्री उसको रोक रही है। भाई उसने एक मिनट मेरी बात सुने। अच्छा, अगर ये दोनों कंट्री ना भी रोकती तो उसने क्या कर लेना था। तो यूएसए को डर था। यूएस ने देखे कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुलेआम धमकी दी है कि भाई जो भी इसकी हेल्प करेगा हम सीधा उस पर जो है रिएक्ट करेंगे, उस पर वार करेंगे। तो यूएस भी जो है वो भी नहीं आया सामने। उसको पता था कि ये जो है ना ये और मैं लोग सर की इस बात से मुतफिक हूँ कि ईरान ने हमला जो किया ना आज या 2 दिन पहले इस पर इजराइल पर, ये उन्होंने फलस्तीनियों के डर से, ये बात क्लियर है, फलस्तीनियों के लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी नाक बचाने के लिए किया है, अपने लिए किया है। जो उनका उन्होंने जो जर्नल्स जो है उनको मारा है। अच्छा आलोक सर ने एक और पॉइंट बोला कि इजराइली आम शहरियों को उधर नहीं मार रहे। मैं इससे अग्री नहीं हूँ। तो जो 40,000 में मारे गए वो 40 भी ना हो, हमास कितना का होगा, हमास के कितने को उन्होंने मार लिए होंगे, 1000, 2000, 5000, 3000, 5000 इतने सोल्जर मार लिए होंगे। बाकी जो कैजुअलिटीज हुई हैं या सरेआम बिल्डिंग्स यार किस चीजों को गलत। अच्छा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा
यहाँ पर उन्होंने खुद कह दिया कि हम झूठ का साथ देंगे, हम जुल्म का कहा साथ नहीं देंगे। है, कह दिया है। नहीं कहा यार नहीं है। जुबान से थोड़ा सा भी कहना होता है। आपने गलत उसको चीजों को ना रंग दो, लेकिन उसको ये कहा कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा ना हम वही करें, उसके साथ ही चलें। झूठ और सच को नहीं देखना, ये बिल्कुल। अच्छा, आगे लोग ने कहा कि फलस्तीनियों को नहीं मार रहा है, ठीक है। जो बिल्डिंग्स गिराई गई हैं उधर क्या रहते थे? जानवर रहते थे। जो बिल्डिंग उधर गजा का हाल किया है इजराइल फौज ने, उधर कौन रहता था? उधर मेरे ख्याल में मक्खी, काकरोच और कुत्ता बिल्ली यही रहते थे, और उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई। एनिमल्स रहते हैं, मतलब इंसान नहीं रहते। इंसान नहीं रहते थे, चरिंद परिंद रहते थे। और मजेदारी की बात है कि वो जो बिल्डिंग्स बनाई थी ना, वो उन्हीं चरिंद परिंद ने ही बनाई थी। यानी कि मक्खियों ने बनाई थी, मकड़ियों ने मिलकर बनाई थी, वो जो छिपकलियों ने मिलकर बनाई थी, कुत्तों ने मिलकर बनाई थी, बिल्लियों ने मिलकर बनाई थी। इंसानों ने तो वो बनाई नहीं इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, और ना उधर इंसान रहते थे। कैसी बात कर देते हैं कभी कभी, मैं तो इस चीज़ से हैरान हो जाता हूँ। मतलब कभी कभी यूँ लगता है कि वन साइड इतनी बात करते हैं कि भाई उन्होंने इजराइल फलस्तीन को मारे ही नहीं। तो वो बिल्डिंग्स जो उधर मुनहदम हुई पड़ी हैं, उधर खाक में बदली हुई हैं, जो उधर वो कौन है, उधर कौन रहते थे? फलस्तीनी रहते थे, इंसान थे। वो हमास के जो ना लोग नहीं थे, वो तो बिलों में छुपे पड़े हैं। अजीब व गरीब ही कभी कभी बात कर देते हैं। लेकिन बात यह है, ईरान और इजराइल की अगर वार होती तो सबसे ज़्यादा, मैं कल भी वीडियो में कहा था कि सब खुश हमें नहीं होना चाहिए, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। सिर्फ एक पहलू मैंने बताया था, और काफ़ी पहलू है, ठीक है। सबसे बड़ा पहलू तो यही बन जाता है कि जो उधर से रेफ्यूजीज आए गए, जो उधर से माइग्रेंट्स आए गए, वो कहाँ से पाकिस्तान रोटी देगा उनको? खुद लाले पड़े हुए उनको कहाँ से देगा? ठीक है ना। फिर खित्ते में आपके पड़ोस में जंग लगती तो सारी बातों को मिस फायर होकर, मिस फायर ना भी हो, अगर इंटेंशनली या जानबूझकर या जैसे भी अगर इजराइल ने पाकिस्तान पर फायर कर दिया तो क्या होगा? अगर यही कह दे, उस पर फ्रज कर ले, उन्होंने कहा नहीं यार सॉरी हमने तुम्हारा था ईरान को, लेकिन आपकी तरफ आ गया, तो पाकिस्तान भी करके कह दे कि हम मिस्टेक। आपकी रेंज कितनी है आपके मिसाइलों की? अच्छा, रेंज ही नहीं है। किस कितना है वो? मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ बोलो, आप बोलो। 1300-1400 किलोमीटर का, 1500 किलोमीटर होगा। ज़्यादा है 2000 किलोमीटर होगा ज़्यादा पाकिस्तान से। यार कितना ही ज्यादा, तुम ही फिर बता दो। मुझे एग्जैक्ट नहीं लेंथ का पता, लेकिन जो है ना 1200 से ज़्यादा किलोमीटर तो ईरान की है, 1200 या 1500 है। अच्छा, तो ये कौन सा बांग्लादेश की दूसरी साइड पे पाकिस्तान है? हाँ, वहां पर 1200, यहाँ से चलो कहना 300। क्या चाहते हो कि तुम मारोगे इजराइल को? जो पाकिस्तान के पास जो गौरी है उसकी कितनी है रेंज है? पता मुझे नहीं पता उसकी भाई मेरे ख्याल से 2500 या 3000 के राउंड अबाउट इधर है। 2750 है जो सबसे ज्यादा रेंज वाला पाकिस्तान के पास है, वो 2750 है। तो उसको आसानी से टारगेट कर सकता है। और इंडिया के पास जो सबसे ज्यादा रेंज वाला वो है, बताया नहीं दे रहे, लेकिन कहते हैं कि 8000 में भी है और 12000 के रेंज वाला भी इंडिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है, और MIRV टेक्नोलॉजी वाला। अब तुम्हें पता है MIRV टेक्नोलॉजी क्या है? जिसमें मल्टीपल जाते हैं जो है वार हेड्स लेकर जाता है और मल्टीपल टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखता है, उसे कहते हैं MIRV। और फिर ऊपर से ICBM। तो इसके बारे में पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ पाकिस्तान के पास है नहीं है। लेकिन खैर मुजम्मिल भाई की इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, लोग सर ने भी बातें अच्छी की, लेकिन मैं कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ। लोग सर फ़लस्तीन के अंदर लोग फ़लस्तीनी रहते थे जिनकी बिल्डिंग गिराई गई हैं, और ऑब्वियसली अगर वो बिल्डिंग गिराई गई तो उनमें फ़लस्तीनी भी होंगे, चाहे कुछ निकल गए होंगे कुछ उधर ही होंगे। और जो फिगर आ रहे हैं 30 से 40 हज़ार के दरमियान जो मारे गए लोग वो सारे हमास के नहीं होंगे। तो खुदारा कुछ चीज़ों को देख सोच कर भी इस चीज़ को भी बोला करें। मिलता नहीं वीडियो में नेट के साथ। गॉड ब्लेस यू।